and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss problem-based question on law of torts, and topic is defenses to negligence. In the previous session, we have discussed about the negligence. Now, whether there is any defense to negligence or not. तो अब नेग्लिजेंस हमने क्या किया था कि जहाँ पे आप केयर नहीं कर रहे हो, देयर मस्ट बी अ ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स द प्लेंटिफ. डिफेंडेंट की ड्यूटी है और उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ है, और जिसकी वजह से थर्ड क्या था, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को कोई डैमेजेस हुए हैं. नाउ द टॉपिक इज़ डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस. सो ये जो है या डिफेंस अवेलेबल है अगेंस्ट द टॉर्ट्स, और वो डिफेंस क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, इसका मतलब क्या, यहाँ इसको आप मीनिंग, आपका मीनिंग थोड़ा सा क्लियर होगा टर्म से. कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन्स जहाँ पे प्लेंटिफ की भी गलती है, प्लेंटिफ की भी नेग्लिजेंस है, तो वो जो नुकसान प्लेंटिफ को हुआ है उसमें डिफेंडेंट ने की तो नेग्लिजेंस है, कमिट की है, साथ में प्लेंटिफ ने भी नेग्लिजेंस कमिट की है. दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. सो रूल क्या है कि अगर पर्सन कोई डैमेजेस सफ़र कर रहा है अपनी नेग्लिजेंट की एक्ट की वजह से ही, वो दूसरे पर्सन को स्यू नहीं कर सकता फॉर द नेग्लिजेंस. इज़ इट क्लियर? फॉर डैमेजेस के लिए वो स्यू नहीं कर सकता. सो प्रिंसिपल क्या अब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है, if as a result of carelessness one injuries another, he is legally liable to the injured victim for resulting damages unless the victim own carelessness also contribute to causing the accident. Okay? If a result of careless one injures another's, वो लीगली लाइबल है टू द इंजर्ड विक्टिम फॉर रिजल्टिंग डैमेजेस, जब तक विक्टिम की खुद की केयरलेसनेस नहीं है. ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कॉजिंग द एक्सीडेंट. ठीक है, अब यहाँ पे फैक्ट्स क्या है कि जो ए ने केयरलेसली क्या किया, आयरन पोल उन्होंने लेफ्ट किया प्रोट्रूडिंग अक्रॉस अ पब्लिक रोड. 200 मीटर्स फ्रॉम दैट स्पॉट ट्रैफिक सिग्नल था जो कि इंडिकेट कर रहा था स्पीड लिमिट टू बी एट 30 किलोमीटर पर आवर. बी एक स्कूटर राइड कर रहे हैं एट 60 किलोमीटर पर आवर. उन्होंने क्या नोटिस किया, प्रोट्रूशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट स्टिल कुड नॉट अवॉइड इट, सो ही कोलाइडेड विद अ पोल और उनको चोट लगी थी. इन एन एक्शन बाय बी अगेंस्ट ए. समझ में आए फैक्ट्स? द रिपीटिंग इट अगेन. ए ने केयरलेसली एक आयरन पोल रोड पे छोड़ दिया जो कि वहाँ से पब्लिक क्रॉस भी कर रही थी. 200 मीटर्स जहाँ पर उन्होंने छोड़ा, उस स्पॉट से 200 मीटर्स पे एक ट्रैफिक सिग्नल था जहाँ पे कहा गया था कि आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. सो बी स्कूटर राइड कर रहे थे एट 60 किलोमीटर पर आवर. उन्होंने नोटिस किया डिस्टेंस से कि देयर इज़ अ प्रोट्रूशन, बट वो अवॉइड नहीं कर पाए, कोलाइडेड विद द पोल एंड वॉज इंजर्ड. इन एन एक्शन बाय बी अगेंस्ट ए, ऑप्शंस क्या हैं, बी विल सक्सीड बिकॉज ए वॉज केयरलेस. बी विल नॉट सक्सीड बिकॉज ए कुड हैव अवॉइडेड द mishap by putting up a warning. B will lose as he was driving very fast, and B will lose for some other reason. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा. B will lose as he was driving very fast. सो यहाँ पे क्या है कि B की भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी टूवर्ड्स द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस बाय ड्राइविंग द स्कूटर एट मच अबव द स्पीड लिमिट. इज इट क्लियर? So this is contributory negligence. Now next topic is nuisance. जो nuisance है उनका मतलब क्या है, annoyance, harm. ठीक है, कि आप पब्लिक में जाकर nuisance क्रिएट कर रहे हो. आपने ड्रिंक की हुई है, ड्रिंक करके आप क्या है झगड़े कर रहे हो, बोल रहे हो, ऊंची बोल रहे हो, ये क्या nuisance है? इट इज़. ठीक है, तो
तो न्यूसेंस मीन्स कि जहाँ पे कोई आप अनॉयंस क्रिएट कर रहे हो, कोई हार्म क्रिएट कर रहे हो. It means unlawful interference with a person's use or enjoyment of land, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, इंटरफेरेंस विद कंफर्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अदर. सो न्यूसेंस को दो तरह में डिवाइड किया है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस क्या है, जहाँ पे आप किसी पब्लिक राइट में इंटरफेयर कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल किया, ड्रिंक करके बहुत शाउट कर रहे हो आप, ठीक है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो लोगों के लिए. प्राइवेट न्यूसेंस क्या है, ये सिविल न्यूसेंस है, सिविल रॉन्ग है, सिविल टॉट है. सो एवरी न्यूसेंस में प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्लेंटिफ ही हैज़ टू प्रूव 3 फैक्टर्स. और वो क्या है, undue or reasonable interference, interfere must be with the use of enjoyment of land, and third damage, कि there was unreasonable interference. second interference किसके साथ है, with the use of enjoyment of land, and third is regarding the damage. Now what is the principle regarding the nuisance? Owner of a movable property is entitled to claim the air space above the surface. However, the owner's right to air and space above his land is restricted to such height as is necessary for the ordinary use and enjoyment of his land and the structures on it. जो ओनर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ही इज़ इंटाइटल टू द कॉलम ऑफ एयर स्पेस अबव द सरफेस. लेकिन जो ओनर्स का राइट है टू एयर एंड स्पेस अबव हिज लैंड, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सच हाइट एज इज़ नेसेसरी फॉर द ऑर्डनरी यूज़ एंड एन्जॉयमेंट ऑफ हिज लैंड एंड स्ट्रक्चर्स ऑन इट. इज इट क्लियर? सो फैक्ट्स क्या हैं, गैलेक्सी केबल टीवी नेटवर्क कंपनी है, वो केबल कनेक्शंस प्रोवाइड कर रही थी अपने कस्टमर्स को. सो एक वन ऑफ द केबल ये किसके घर से पास ओवर हो रही थी, मिस्टर वसंत भट्ट के घर से, और वो उसका ये गैलेक्सी केबल टीवी नेटवर्क कंपनी के, ही इज़ नॉट अ कस्टमर. केबल है ना ही तो उसके घर के साथ अटैच हो रही थी, ना ही कोई प्रोजेक्शन था. वो 20 फीट अबव थी, 20 फीट ऊपर थी मिस्टर भट्ट के टेरेस से, जो कि 2 स्टोरेड हाउस था. इज इट क्लियर? सो केबल जो मिस्टर भट्ट के घर से पास हो रही थी, मिस्टर भट्ट से सन सचिन वो काइट नहीं फ्लाई कर रहे थे अपने टेरेस से. वो केबल की वजह से वो मिस्टर भट्ट के सन सचिन, ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई अ किट फ्रॉम द टेरेस. तो मिस्टर भट्ट ने उन्हें रिक्वेस्ट किया नेटवर्क कंपनी को कि केबल की पोजीशन चेंज करें. इज़ इट क्लियर? बट जो कंपनी थी, कंपनी ने उन्हें बॉदर नहीं किया, उन्होंने अपना केबल की वायर थी, केबल कनेक्शन था, वो चेंज नहीं किया. सो कंपनी ने बॉदर नहीं किया टू चेंज इट. सो वन इवनिंग क्या हुआ, शाम को मिस्टर भट्ट ने केबल काट दी और अपने घर के ऊपर के जो एरिया था, एयर स्पेस था, वो क्लियर कर दिया उन्होंने. इज़ इट क्लियर? सो नेटवर्क कंपनी ने 1000 रुपये का लॉस हुआ उनको. दे ब्रिंग अ एक्शन अगेंस्ट मिस्टर भट्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द लॉस सफर. क्लियर है कि देखो, बच्चा नहीं पतंग उड़ा पा रहा था, इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि अपनी केबल की पोजीशन चेंज कर लें, बट उन्होंने नहीं की चेंज. तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि वो तार काट दी, केबल काट दी कंपनी की, और जिस वजह से कंपनी को 1000 रुपये का नुकसान हो गया. ठीक है, तो उन्होंने केस फाइल किया. अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था आपका, कि जो ओनर है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, उनका क्या इंटाइटल था, टू द कॉलम ऑफ एयर स्पेस अबव द सरफेस. However, owner's right to air and space above his land is restricted to such height as is necessary for the ordinary use and enjoyment of his land and structures on it. और यहाँ पे जो केबल थी वो कितने ऊपर थी, 20 फीट ऊपर थी. So what are the options now? फर्स्ट इज नेटवर्क कंपनी है वो सक्सीड करेगी बिकॉज द केबल वॉज नॉट इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डनरी यूज एंड एन्जॉयमेंट ऑफ मिस्टर भट्ट्स प्रॉपर्टी. सेकेंड, नेटवर्क कंपनी है विल नॉट सक्सीड
because Mr. Bhatt has every right to ensure proper enjoyment of his property by removing the objects causing trespass in the air above his property to a reasonable extent. Third, network company will succeed because line cable is widely practiced in all the cities like electricity and telephone wires. So यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, नेटवर्क कंपनी विल सक्सीड बिकॉज द केबल वॉज नॉट इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डनरी यूज एंड एन्जॉयमेंट ऑफ मिस्टर भट्ट्स प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या ओनर का राइट है टू एयर एंड स्पेस अबव हिज रिमूव्ड प्रॉपर्टी, बट उन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू अ रीजनेबल हाइट नेसेसरी फॉर ऑर्डनरी यूज एंड एन्जॉयमेंट इज ऑफ लैंड. तो यहाँ पे 20 फीट ऊपर थी केबल गिरने. ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क कंपनी को कॉम्पनसेशन मिलेगा क्योंकि केबल थी वो उनके ऑर्डनरी यूज़ और एन्जॉयमेंट से नहीं इंटरफेयर कर रही थी. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग principle. Everybody is under a legal obligation to take reasonable care to avoid act or omission which he can foresee would injure his neighbor. So neighbor क्या इस purpose का is any person whom he should have in his mind as likely to be affected by his act. I am repeating again the facts, principle. सबकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो रीज़नेबल केयर लें टू अवॉइड दी ओमिशन. जो उन्हें पता लग रहा है कि इस काम से, इस एक्ट करने से उनके नेबर को इंजर हो सकता है. सो नेबर है वो कौन है इस पर्पज? एनी पर्सन whom he should have his in mind as likely to be affected by his act. Now what are the facts of the case? राम मूविंग ट्रेन चल रही थी, वहाँ पे बोर्ड करना चाह रहे थे. सो उन्होंने क्या किया, वो ट्रेन को पकड़ने के लिए वो भागने लगे और उसके लिए उन्होंने क्या किया, शाम को पुश किया जो कि बहुत हैवी लगेज के साथ, हैवी सामान के साथ चल रहे थे और उसमें सामान में फायर क्रैकर्स भी थे. इज़ इट क्लियर? जब राम ने शाम को पुश किया तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन शाम के हैंड से जो पैकेज था वो स्लिप हो गया, गिर गया और क्रैकर्स एक्सप्लॉयड हो गई, जिसकी वजह से जो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, बॉय खड़ा था, वो उसको चोट पहुँची है. नाउ अ सूट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट राम by the boy claiming the damages. Now whether Ram is liable or not. First option is Ram is not liable because he did not know anything about the contents of the package. Second, Ram is not liable because Sham should not have carried such a package in a crowded place like railway station. And third is Ram is liable because Ram is under an obligation to push the Sham. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या है, अब राम क्यों अगर राम लाइबल है तो वाई ही वुड बी लाइबल? राम कुड बी लाइबल ओनली फॉर द एक्ट्स विच कुड बी रीजनेबल फॉर सीन ड्यू टू पुश कॉस्ड बाय हिम. सो यहाँ पे आंसर आपका ए ऑप्शन आएगा कि राम नहीं लाइबल है क्योंकि उसको नहीं पता है कि कंटेंट्स पैकेज में क्या है, जो उसके पास लगेज है लगेज में क्या है. सो राम किस लिए लाइबल होगा? ओनली फॉर द एक्ट्स विच कुड बी रीजनेबल फॉर सीन ड्यू टू पुश कॉज्ड बाय हिम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज नर्वस शॉक. नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ रिगार्डिंग दी नर्वस शॉक. सो नर्वस शॉक एक शॉक है जो कि इट कैन बी सस्टेन्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द आई और ईयर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. क्या है? डिफेंडेंट क्या है, नेग्लिजेंस है, वुड मेक हिम लाइबल अगर इंजरी इज़ बाय द नर्वस शॉक कॉज टू अ मैन व्हेन ही कुड हैव रीजनेबली फोर्सिंग टू हैव बीन अफेक्टेड एट द सीन ऑफ सीरियस एक्सीडेंट. जहाँ पे डिफेंडेंट है वो रीजनेबली फोर्स ही कर सकते हैं दैट हिज कंडक्ट वुड एक्सपोज द प्लेंटिफ टू द रिस्क ऑफ पर्सनल इंजरी बाय नर्वस शॉक. जो ड्यूटी ऑफ केयर इट इज़ एस्टैब्लिश एंड द डिफेंडेंट विल बी लाइबल फॉर द इंजरी टू द प्लेंटिफ. इज इट क्लियर?
नर्वस शॉक क्या है कि जो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस होगी वो लाइबल होगा अगर इंजरी नर्वस शॉक से कॉज्ड होगी किसी भी पर्सन को जो वो देख सकते थे एट द सीन ऑफ सीरियस एक्सीडेंट। जब डिफेंडेंट है ही कैन रीजनेबली फोर्स हिज कंडक्ट वुड एक्सपोज हिम टू द plaintiff to risk of the personal injury by the nervous shock, or duty of care is established and defendant will be liable for the injury to the plaintiff. Is it clear? Now what is the principle regarding legal principle? Same है nervous shock का as above. Now what are the facts? कृष्णा जब वो कार ड्राइव कर रहे थे, बहुत हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे थे, वो भी क्राउडेड रोड पे, बहुत रश था रोड पे, बहुत हाई स्पीड पे कार ड्राइव कर रहे थे कृष्णन, और ही नॉक डाउन अ साइकिलिस्ट की डेथ स्पॉट भी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी स्पिल हुआ था। लक्ष्मी एक प्रेग्नेंट वुमेन थी एंड शी वॉज पासिंग ऑन सीइंग द एक्सीडेंट, और उनकी नर्वस शॉक की वजह से नर्वस शॉक लग गया उनको ये एक्सीडेंट देख के, और उस वजह से उनका एबॉर्शन हो गया। नाउ लक्ष्मी ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कृष्णन क्लेमिंग द डैमेजेस। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे कृष्ण देखो नर्वस शॉक की वजह से लेडी की डेथ हुई, लेडी का अबॉर्शन हो गया है। अब देखो इसमें ऑप्शंस क्या है। कृष्णन विल बी लाइबल बिकॉज ही ओड ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर टू एवरीबडी इंक्लूडिंग लक्ष्मी। सेकेंड ऑप्शन क्या है, कृष्णन विल नॉट बी लाइबल बिकॉज ही कुड नॉट हैव फोर्स इन लक्ष्मी सफरिंग फ्रॉम नर्वस शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्ट। थर्ड क्या है, कृष्णन विल बी लाइबल टू लक्ष्मी बिकॉज ही फेल्ड टू ड्राइव केयरफुली। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो आंसर होगा यहाँ पे कृष्णन है वो नहीं देख पा रहा था, उसको नहीं पता कि नर्वस शॉक सफ़र करके लक्ष्मी का अबॉर्शन हो जाएगा। सो सिर्फ वो किस लिए अगर लाइबल होंगे, ही विल बी लाइबल टूवर्ड्स द साइकिलिस्ट या उसके जो डिपेंडेंट्स है साइकिलिस्ट के, बट लक्ष्मी के लिए वो लाइबल नहीं होगा। सो आंसर इज बी, कृष्णन विल नॉट बी लाइबल because he could not have force in Lakshmi suffering from nervous shock as a result of his act. Is it clear? So guys, in the next session I'll be taking the topic defamation. Thank you.